अभी कुछ ही दिन हुए थे मेरी शादी को। मैं अपनी शादी से बेहद खुश थी। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरे पतिदेव मेरी हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते। लेकिन एक बड़ी अजीब सी आदत थी उनकी। वह मुझे रात को जल्दी सोने को कहा करते। जब मैं कहती कि मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं, तो वह खुद करवट बदल कर सो जाते और मजबूरन मुझे भी सोना पड़ता। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वैभव कमरे में नहीं थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद वॉशरूम गए होंगे, लेकिन काफ़ी देर तक वह वापस नहीं आए। तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। वैभव कहीं नहीं थे। मैं तेजी से बाहर की तरफ आ गई। अभी मैंने हवेली के आंगन में कदम ही रखा था कि घर के मेन गेट से वैभव आते हुए नजर आए। रात के इस वक्त वैभव को बाहर से आता हुआ देखकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? वैभव बोले, कहीं नहीं, बस जरा सी घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर टहल लूँ। मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था और ये इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी कि शक किया जाए। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो रोजाना की तरह वैभव कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से आंगन से होकर मेन गेट की तरफ गई। अभी मुझे गेट से कदम बाहर निकाले कुछ ही मिनट हुए थे कि वैभव जाते हुए दिखाई दिए। वह हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जा रहे थे। सर्दियों की रात थी। चारों तरफ खामोशी छाई थी और अंधेरा गहराया हुआ था। आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं कमरे में वापस आ गई। अगले दिन मैंने घर की नौकरानी से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर नौकरानी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, मैडम जी, ये आप क्या पूछ रही हैं? आज तो आपने ये बात कर ली, दोबारा मत करना। मुझे पता था वैभव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। सोचा उन्हीं से बात करूंगी। रात को वैभव के आते ही मैंने उनसे पूछा, कल मैंने आपको हवेली की तरफ जाते हुए देखा था, आप वहाँ क्यों गए थे? मेरी यह बात पूछने की देर थी कि वैभव ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोले, आज तो तुमने हिम्मत कर ली, मगर आइंदा तुमने उस तरफ जाने की हिम्मत भी की तो वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, याद रखना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे इतना प्यार करने वाला व्यक्ति इतनी सी बात पर इतनी बेहुदा हरकत कर सकता है। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मैं चुप हो गई, लेकिन मैंने दिल में फैसला कर लिया जिसे हर हाल में पूरा करना था। यह रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतजार था। आधी रात को अचानक आंख खुली तो फिर से वही सब। वैभव रोज की तरह कमरे से चुपचाप निकल रहे थे। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया, जिससे मैं छुपकर अंदर का मंजर आसानी से देख सकती थी। अंदर जाते ही वैभव ने कमरे की लाइट ऑन की। उसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ा गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। मैंने वहाँ एक खूबसूरत लड़की देखी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरा पति उसकी गोद में सिर रखकर बातें कर रहा था। मेरे लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे होते हुए इस तरह के ख्याल रखता होगा। मेरे ऊपर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति आधी रात को उठकर किसी गैर लड़की की बाहों में जाकर बैठे। मैं तेजी से वहां से मुड़ी और अपने कमरे में जाते ही सामान निकालकर पैक करने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। मेरे आंसू बह रहे थे और मेरे हाथों की कपकपाहट मेरे साथ नहीं दे रही थी। अभी मैंने कुछ कपड़े ही निकाले थे कि अचानक वैभव कमरे में आए और मुझे सिसकते हुए देखकर हैरान हो गए। बोले, क्या हुआ? यह तुम इस वक्त क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो और ऐसे क्यों रो रही हो? उनके शब्द मेरे कानों में कांच की तरह चुभ रहे थे। मैं चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकती। तुम एक बेवफा हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपनी पत्नी के होते हुए तुम दूसरी औरतों की गोद में सिर रख कर रोते हो। मेरे इतना कहते ही फिर से थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम उस औरत को जान जाओगी तो तुम्हें खुद से भी नफरत होने लगेगी और जो कुछ तुम उस सोच रही हो उस पर भी शर्मिंदगी महसूस होगी। यह कहते हुए वह जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में हैरानी के साथ आंसू भी थे। मैं भी जमीन पर बैठ गई।
मैंने वैभव के हाथों को हाथ में लिया और पूछा, क्या मामला है? तब वह ठंडी आह भरकर बोले, यह उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार जर्मनी से घर वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र खिलखिलाती अल्लड़ लड़कियों पर पड़ी। सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मासूम थी। मैंने माँ से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो चारों हमारे यहाँ काम करने वाली जानकी की बेटियाँ हैं और तुम्हारी बहन जैसी हैं। माँ की यह बात सुनकर मेरे दिल में कई शैतानी ख्याल आने लगे। मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मुझे तो दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। वह सब घर में चलती फिरती रंग बिरंगी तितलियाँ लगती, हर वक्त मेरी सेवा के लिए तैयार रहती। मैं उनके साथ का फ़ायदा कैसे न उठाता। मैंने एक एक करके उन चारों बहनों को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने बारी बारी चारों के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिश को पूरा किया। मैं हर एक से अलग अलग समय पर मिलता ताकि किसी को शक न हो। उनमें से सबसे छोटी सिर्फ 15 साल की थी, जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मेरी ज़िंदगी लुफ्त और सुरूर से भर चुकी थी। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस समय शुरू हुआ जब एक रात जानकी की सबसे छोटी बेटी मेरे कमरे में आई और बोली, साहब जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मेरे पैरों पर गिर गई। वह बोली, साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। मुंह बंद कर अपना, पता नहीं किसका पाप मेरे सिर थोप रही है। वह मेरे सामने रोती रही, हाथ जोड़कर कहती रही, भगवान के लिए साहब जी, इसे स्वीकार कर लें, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मुझे यह मालूम था कि वह सच कह रही थी। अगले सुबह जानकी मेरी माँ के पास आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह भी बहुत रोई गिड़गिड़ाई, मगर माँ ने कहा, क्यों मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है? तुम गरीबों की चालें होती हैं अमीर लोगों को फंसाने की। और धक्के देकर उन्हें घर से निकाल दिया। उसी शाम मुझे पता चला कि उनकी छोटी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जानकी अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर हमेशा के लिए कहीं चली गई। उसके बाद फिर से ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी बहन रश्मि, जो कि कॉलेज जाती थी, एक दिन उसने मुझसे फ़ोन पर कहा कि भाई, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है आज, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। आप मुझे 4 बजे लेने आ जाना। उस दिन हमारा ड्राइवर भी छुट्टी पर था। ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए हुए रात के 11 बज गए। अचानक मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि रश्मि अभी तक घर वापस नहीं आई, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। उसी वक्त मुझे याद आया कि रश्मि ने तो मुझे कहा था कि मैं 4 बजे लेने आ जाऊं। मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत डरपोक है, अकेले एक कदम भी नहीं उठा सकती। मैं तेज़ी से वहाँ से उठा और उसके कॉलेज पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कॉलेज का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने लगा। दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। सारे कमरे बाहर से बंद थे। जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नज़र कॉलेज के वॉशरूम पर पड़ी, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले थे और कुछ के बंद। जैसे ही मैंने पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने का मंजर देखकर मुझे चक्कर आ गया। मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा कि शायद कोई भी भाई इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे पूरे कॉलेज की दीवार मेरे ऊपर आ गिरी हो। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और अपनी बेहोश बहन के जिस्म को उसमें लपेटकर उठाकर गाड़ी में लिटा दिया। वह पहली बार था जब मेरे हाथ डर के कँप आ रहे थे। मेरी बहन कॉलेज की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थी, जिसकी कामयाबी की हर कोई मिसाल देता था। आज उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि उसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, लेकिन मैं उसे पूरी दुनिया से छिपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब कोई मेरी बहन पर गंदी नज़र डाले। उसने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। वह इतना ही बोल पाई, भैया, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। और फिर वह बेहोश हो गई। डॉक्टर की रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि मेरी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था। जांच करने के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लिख कर दी, उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। छानबीन करने पर पता चला कि चौकीदार और उसके 4 साथियों ने मिलकर मेरी बहन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था।
यह एक ऐसा राज था जो हमने किसी को मालूम नहीं होने दिया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, क्योंकि यह मैं था जिसके कर्मों की सज़ा रश्मि को मिली थी। पूरी दुनिया में हमने खबर फैला दी कि रश्मि की मृत्यु हो गई है। दुनिया को दिखाने के लिए उसका झूठा अंतिम संस्कार किया। कोई रश्मि के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि सच तो यह है कि वह जीते जी मर चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहन अब कभी चल नहीं सकेगी। वह 1 महीना अस्पताल में रही। 1 महीने में मैंने अपने माँ पापा को भी खो दिया। मेरी बहन भी दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट कर नहीं आई। उस वक्त मुझे जानकी की बेटियों का ख्याल आया। मैंने रो रो कर ऊपर वाले से अपने पापों की माफ़ी मांगी, मगर शायद मेरा पाप मेरी माफ़ी से बड़ा था। मैं अपनी बहन को घर ले आया और सबसे छुपा कर रखा। किसी को नहीं बताया कि वह जिंदा है। मैं हर रात उससे मिलने जाता हूँ, उससे बातें करता हूँ, मगर वह मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मगर वह कुछ नहीं कहती। दिन में वह आराम करती है, मगर उसकी पूरी रात जागते हुए गुजर जाती है। तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी खामोश बेरंग हो गई थी। मैं अक्सर रातों को डर जाया करता था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आई। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारा साथ पाकर मैं ज़िंदगी की तरफ लौट आया था, मगर आज तुमने मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। वैभव की कहानी सुनकर मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या बोलूं। पाप तो उन्होंने किया था जो माफ़ी के काबिल भी नहीं था, लेकिन उसकी सज़ा भी उन्हें मिल चुकी थी। मैंने उनसे कहा, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन रश्मि को आप कैसी सज़ा दे रहे हैं? अगर उसे खुशी नहीं दे सकते तो कमरे में बंद भी मत करो। मैं उसे ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी, उसके चेहरे पर वापस मुस्कुराहट लाऊंगी। उस दिन के बाद से मैं दिन रात रश्मि की सेवा में लगी रही। मैंने उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी इंतज़ाम किया, जो रोज़ आकर उसे वर्जिश करवाया करता था। धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगी। जिस दिन वह पहली बार मुस्कुराई वह दिन मेरे और वैभव के लिए बहुत खास था। इसके बाद आखिरकार वह न सिर्फ अपने पैरों पर चलने लगी, बल्कि नॉर्मल तरीके से बातें भी करने लगी। खानदान वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की। रश्मि की एक अच्छे घराने में शादी करवाई, मगर अफसोस की बात यह थी कि वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। ईश्वर ने मेरी गोद हरी कर दी तो हमने अपना बेटा रश्मि को दे दिया। रश्मि अब अपने घर में खुश है। मुझे भी ऊपर वाले ने 2 और बच्चे दिए हैं। मैं और वैभव बहुत खुश हैं, लेकिन वैभव से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि किए हुए बुरे कर्म किसी न किसी भयानक रूप में सामने आते ही हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।